हेमा बिमला जी को धक्का देते हुए कहती, जाहिर गवार औरत, निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसी गवार औरत को अब मैं अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ विजय आकर अपनी माँ को संभालता और गुस्से में कहता, मैं जानता था माँ ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं आपसे कहता था कि हम मुंबई नहीं जाएंगे, पर आपको तो अपने पोते से मिलने की बेसब्री थी। जब आपके बड़े बेटे बहू आपके नहीं रहे तो आप अपने पोते से क्या उम्मीद रखते हैं। रोहन गुस्से में कहता जा रहा था, तभी हेमा विजय को रोकते हुए कहती, अपनी बकवास बंद करो और अपनी गवार माँ को लेकर निकल जाओ। तुम जैसे गवारों की में शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। कहते हुए हेमा वहाँ से जाने रखती, तभी विजय हेमा को रोकते हुए कहता, आप मेरी माँ को गवार कह रही हैं, जबकि सच तो ये है कि आप हैं जाहिर और गवार, जिसे इतना भी नहीं पता कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है और इस भाषा का उपयोग आप कर रही हैं उसे जाहिर ही कहते हैं ना। आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ है, ना ही बड़ों का सम्मान करना। आप जानती हैं, आपको तो आपकी मर्यादा भी पता नहीं। विजय का इतना कहते साथ हेमा आग बबूला हो जाती और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती। तभी विजय हेमा का हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, वरना हाथ चलाना तो मैं भी जानता हूँ। कहते हुए विजय हेमा का हाथ छोड़ता। तभी हेमा अपने पति जय से कहती, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा अपमान देख रहे हो, देखो तुम्हारे गंवार भाई की हिम्मत। तब जय चिल्लाते हुए विजय से कहता, विजय कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का, चलो अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। तब विजय अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहता, मिस्टर जय, आवाज़ नीची कर कर बात कीजिए। जोर से बोलना मुझे भी आता है और आवाज़ तेज करने से तुम्हारी पत्नी की बदतमीजी छुप नहीं जाएगी। तुम्हारी पत्नी से मैंने दो शब्द क्या कह दिए, तुम्हें इतना बुरा लग गया। और जब से तुम्हारी पत्नी माँ का अपमान कर रही थी उसका क्या, तब तुमने अपनी पत्नी को तमीज़ क्यों नहीं सिखाई, तब तुम्हें संस्कार कहाँ गए थे। और यह मेरी भाभी कैसे हो सकती जब मैं तुम्हारा भाई नहीं। विजय का इतना कहते साथ हेमा चिल्लाती हुई कहती, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और मुझे तुम गवार माँ बेटों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना। अब यहाँ पर खड़े क्यों लेकर चले जाओ अपनी माँ को यहाँ से और फिर कभी वापस मत आना। हाँ, मुझे भी आपके इस घर में रुकने का शौक़ नहीं, जहाँ रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। कहते हुए विजय अपनी माँ का हाथ पकड़ता और अपनी माँ से चलने के लिए कहता। बिमला जी अपने आंसू पोंछते हुए अपने बेटे विजय की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती। तभी हेमा जय का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती और विजय अपनी माँ को वहाँ से ले जाता और स्टेशन जाते हुए कहता, माँ अपने आंसू पोंछ दे, अभी मैं हूँ और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मन में सोचता, माँ मैं जानता था वहाँ कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए तो मैं कल रात शादी में आने के बाद स्टेशन पर ट्रेन में बैठ गया, लेकिन मेरे मन ने कहा कि तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। और मेरा मन बेचैन होने लगा, इसलिए सुबह होते साथ मैं आपको भैया भाभी के घर देने के लिए आया। मुझे उम्मीद थी तो कि उस घर में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि भैया भाभी आपके साथ इतना गिरा हुआ बर्ताव करेंगे। थोड़ी देर में ट्रेन आती और विजय अपनी माँ के साथ वापस चला जाता। विमला जी किसी से कुछ नहीं कहती, पर वह मन ही मन बहुत दुखी थी। विजय भी अपनी माँ की हालत बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन कहकर अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता था। और वहाँ हेमा यह सोचकर खुश थी कि बस अब सारे रिश्ते टूट गए, अब ये गवार कभी भी हमारे घर नहीं आएंगे, अब मुझे उनका चेहरा नहीं देखना होगा। लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं रखती, इंसान को अपनी करने का फल मिलता है। हेमा बीमार रहने लगी थी और इसलिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और कुछ दिनों बाद जय को भी नौकरी से निकाल दिया जाता। दोनों के खर्च हाई फाई थे। उन्होंने एक नया घर लिया था जिसकी ईएमआई वही भर नहीं पाते और वही घर उनके हाथ से चला गया था। घर के साथ साथ उन्होंने जो नई कार खरीदी थी वही भी बिक चुकी थी। 2 साल में जय और हेमा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। दोनों के पास ना ही कोई नौकरी थी और ना ही आमदनी का दूसरा साधन। दोनों छोटे से किराए के घर में अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। वहाँ दूसरी ओर विजय शुरू से ही पढ़ने में होशियार था, जिसने अपने भाई की तरह शहर में पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए वह पूरी कोशिश करता और आज
उसकी मेहनत का फल मिलता। उसकी नौकरी लग चुकी थी, जिस वजह से विजय और विमला जी दोनों ही बहुत खुश थे। विजय की नौकरी बड़े शहर में लगती और वह अपनी माँ के साथ वहीं आकर रहने लगा। नौकरी लगने के बाद विमला जी विजय से कहती, बेटा अब तो तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। जीते जी अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, अपने पोते पोती को गोदी में खिलाना चाहती हूँ। अब तो तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तब विजय कहता, माँ एक बहू से मन नहीं भरा कि दूसरी बहू लेकर आना चाहती हूँ। देखा नहीं भाभी के आने के बाद भैया कितने बदल गए, और ये लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, इन्हें सास भाती कहाँ है। यदि मैंने शादी कर ली तो मेरी पत्नी भी मुझे आपसे दूर कर देगी, और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। मैं उन लड़कों में से नहीं जो पत्नी के लिए माँ को छोड़ते। तब बिमला जी विजय को समझाते हुए कहती, हर लड़की एक सी नहीं होती, और जब मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है तो कोई भी लड़की तुझे मुझसे दूर कैसे कर सकती है। तू उसे समझाएगा तो वह मेरी कदर ज़रूर करेगी, और वैसे भी मुझे जैसी बुढ़िया के लिए कब तक शादी नहीं करेगा। मेरी ज़िंदगी ना जाने कब पूरी हो जाए। मेरे जीते जी तू शादी कर ले तो मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूंगी। तभी विजय अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता, आज के बाद ऐसे अशब्द मत कहना। सुनते ही साथ मेरा बीपी बढ़ गया। मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, और ना ही शादी कर सकता हूँ। कहते हुए विजय अपने काम पर चला जाता। विमला जी विजय को कई लड़कियों की फ़ोटो दिखाती और उससे शादी करने के लिए कहती, लेकिन विजय का हर बार एक ही जवाब होता है कि वह शादी नहीं करेगा। एक दिन विमला जी मंदिर जाती तो अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता। तभी राधिका नाम की लड़की उनके पास आते हुए उनका चेकअप करती, और थोड़ी देर में विमला जी को होश आ जाता। तभी वहाँ विजय आता। तब राधिका उससे कहती, आपकी माँ का बीपी लो हो गया था, इनका ध्यान रखिएगा। मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, आप इन्हें देते रहिएगा। विमला जी राधिका को थैंक यू कहती, और विजय भी कहता। अपनी माँ को लेकर विजय वहाँ से चला जाता। इसी तरह एक दो बार विजय और राधिका की मुलाकात होती है। विमला जी को राधिका पसंद आती है और वह विजय से कहती है, तुम तो राधिका को जानते हो, उससे शादी कर लो। कितनी भरी लड़की है, मुसीबत में दूसरों की मदद करती है। तुम्हें लगता है ऐसी लड़की कभी भी तुम्हें मुझसे दूर करेगी? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें राधिका से शादी कर लेनी चाहिए। पर विजय इस बार भी अपनी माँ से मना कर देता। एक दिन राधिका के परिवार वाले राधिका का रिश्ता लेकर विजय के घर आते, और अपनी माँ के समझाने पर विजय इस बार मना नहीं कर पाता, और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती। और वहाँ हेमा अपने पति जय से कहती, सुना है देवर जी की नौकरी लग गई है और उनकी शादी भी हो गई है। उनकी पत्नी डॉक्टर है, दोनों के पास अच्छा पैसा है। हम आर्थिक रूप से बहुत दुखी हैं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। तब जय कहता, तुम्हें लगता है वही हमारी मदद करेगा? याद नहीं उस दिन कितना बेइज्जत कर कर तुमने माँ और विजय को घर से बाहर निकाला था? मैं विजय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वही सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, यहाँ तक कि वही अपना अपमान भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वही कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। हो सकता है देवर जी हमारी मदद नहीं करें, हेमा कह रही थी, लेकिन माँ तो करेंगी ना। माँ तो अपने बच्चों की हर गलती माफ़ कर देती हैं। मैं उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग लूँगी तो वही अपने पोते से भी तो बहुत प्यार करती हैं, उसके लिए वही हमें माफ़ नहीं करेंगी। तब जय कहता, है माँ तुम कितनी स्वार्थी हो। एक दिन तुमने माँ को अनपढ़ गंवार कहकर इस घर से बाहर निकाला था, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, उनका अपमान किया था, और आज जरूरत पड़ने पर कितनी मीठी मीठी बातें करने लगी हो, उनसे मिलने की बात करने लगी हो। आज वही तुम्हें अनपढ़ और गंवार नहीं रखते। मैंने गलत किया था, हेमा ने कहा, और सच में मुझे मेरी गलती का एहसास है, और मैं भी जानती हूँ आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैंने माँ का अपमान किया था। जो इंसान अपनी माँ का अपमान करता है उसे कभी भी सुख और संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, और मैं सिर्फ माँ से मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ,
और मैं जानती हूँ यदि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी तो माँ माफ़ कर देंगी और शायद हमारे कुछ पाप भी कम हो जाएंगे। और वैसे भी सच कहो, क्या सारी गलती मेरी थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यदि तुम मुझे समझाते तो शायद मैं समझ जाती, लेकिन तुम खुद अपनी माँ से पीछा छुड़ाना चाहते थे। सच कहा तुमने। इतनी गलती तुम्हारी थी उतनी ही गलती मेरी थी। माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, जय ने कहा। उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे पराया रिखाया और मैं उन्हें भूल गया। चलो माँ से माफ़ी मांगते हैं। हेमा और जय अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जाते हैं। भीमराज जी जय और हेमा को देखते ही खुश हो जाती हैं। हेमा अपना बेटा विमला जी की गोद में देते हुए कहती है, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाथ जोड़ते हुए हेमा ने कहा, मैं समझ चुकी हूँ जो इंसान अपने माँ बाप का अपमान करता है वही कभी भी खुश नहीं रह सकता। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, पैर छूते हुए कहा। तभी वहाँ विजय और राधिका भी आते। विजय जय और हेमा को देखते हुए कहता, आप दोनों का यहाँ आना शोभा नहीं देता है। यह अनपढ़ गवारों का घर है। चाहिए निकल जाइए मेरे घर से। तभी हेमा हाथ जोड़ते हुए विजय से माफ़ी मांगती और कहती, आप जो कह रहे हैं वही सही है। हम दोनों को इसी भाषा के लायक हैं। बस हम तो माफ़ी मांगने आए थे माँ जी से, जिससे हमारे कुछ पाप कम हो सके। हम दोनों चलते हैं। वैसे भी मैंने जो आपके और माँ जी के साथ किया है उसके बाद में यही नहीं कह सकती हमारी मदद कर दो। बस हो सके तो हमें माफ़ कर देना। शायद माफ़ी शब्द भी इस सब के लिए बहुत कम है। कहते हुए जय और हेमा वहाँ से जाने लगते। तभी विमला जी जय और हेमा को रोकते हुए कहती, रुक जाओ बच्चे, बहुत दिनों बाद मेरा परिवार एक हुआ है। बच्चों अब मुझे छोड़कर मत जाओ। तब विजय कहता, माँ ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते। यह मेरा घर है और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूँगा। आप अपना अपमान भूल गई होंगी पर मैं नहीं भूल सकता। इन दोनों ने आपके साथ क्या किया किया था। तब विमला जी कहती, बेटा ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। तभी विजय अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता, माँ ऐसा मत कहो, आप जानती हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी विमला जी विजय को उठाते हुए कहती, बेटा तो जैसा बेटा मिलना तो किस्मत की बात होती, लेकिन जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और इन दोनों को अपनी करनी की जितनी सज़ा मिलनी थी वही ऊपर वाला इन्हें दे चुका है। और जब ऊपर वाला न्याय करता है तो हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? ये दोनों तेरे भैया और भाभी हैं, इन्हें माफ़ कर दो। कम से कम अपने भतीजी के लिए तो माफ़ कर दे। देखना इस सब में इसकी क्या गलती। तब विजय कहता, ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। और यह घर मेरा नहीं आपका है। और भैया भाभी अंदर आ जाइए, आज बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो माँ बाप का अपमान करते हैं वही कभी भी सुख और संतुष्टि की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी दौलत अपनों का साथ होता है, तो यह साथ कभी भी मत छोड़िएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर कर इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।